So hopefully this screen is visible to all of you. सभी को क्लियर है, स्क्रीन दिख रही है? Just wait. Yes, now it is okay. This is visible to all of you. दिख रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो सभी ने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, कैसे है, क्योंकि कई बार E/m के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बेसिक सा लिखवा दूं पहले। ठीक है, चलिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पे क्या चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। सो वी आर गोइंग टू राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्टली जो इलेक्ट्रॉन है या कैथोड रेज है वो एक जैसी ही है और दोनों को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोला जाता है। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट वेट। चलिए, so if we are talking about electron, they are negatively charged particle, and if I am writing cathode rays, then again these are negatively charged particles. सारी theoretical portion मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। अगर किसी ने ये lectures नहीं देखे हैं तो प्लीज वो lecture देख ले, यहाँ आज का lecture फिर उसको समझ नहीं आएगा। ठीक है, प्रोटॉन को H पॉजिटिव भी बोलते हैं, उसको P के नाम से भी लिखते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कैथोड रेज हमेशा ट्रेवल करती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब कैथोड रेज है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कहां जाएंगी? एनोड पे, जहां पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो हम बोलेंगे कि एनोड भी वही चीज है, एनोड रेज भी बोल सकते हैं इसको। और ये कहां जाएंगी? कैथोड पे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एनोड रेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो पेपर के लिए जरूरी है बस वो करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन सारा आपने कर ही लिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए, कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 10⁻⁻28 grams. That is equal to 9.1 10⁻31 kg. याद रह जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 10⁻31 kg। किलोग्राम में -31 है, ग्राम में 3 माइनस हो जाते हैं तो 28 रह जाएगा। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? लिख लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.672 10⁻24 ग्राम्स, और केजी में कितना आएगा? 3 ऐड कर दीजिए, -27 kg। ठीक है जी, चलो ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद दो तीन चीजें और लिखवानी है मैंने। E/m रेशो लिख लीजिए। E/m रेशो सीधा सीधा कई बार क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है। 1.7 10⁻11 C कूलम चार्ज मतलब। ठीक है, C पर kg। इलेक्ट्रॉन का E/m रेशो कितना है? 1.7 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, जहां E को मैं बोलूंगी चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। M को क्या बोलेंगे? मूविंग मास ऑफ पार्टिकल, क्योंकि ये घूम रहा है, उसका पार्टिकल का मास कितना है। ठीक है, और मूविंग मास को मैं से ना mv से शो कर देती हूँ। ये घूम रहा है, उस मास को रिप्रेजेंट करता है। और ये ना हमेशा, ये थोड़ा ये पेपर में नहीं आएगा बट थोड़ा सा समझाने के लिए है कि ये मूविंग मास हमेशा रेस्टिंग मास से ज्यादा होता है, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है ये वाला होता है। कभी काम आएगा नहीं आपको,
बट फिर भी समझाने के लिए कि हमेशा मूविंग मास ज्यादा होता है रेस्टिंग मास से। सेम इधर आ जाते हैं, E/m रेशियो लिखते हैं प्रोटॉन की कितनी है, राइट डाउन E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 9.58 10⁻7 कूलम पर kg। याद रह जाएगा। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए जो इलेक्ट्रॉन था उसका मास कितना था, 91 के करीब ना, 9.1 था। तो ये 9 पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो प्रोटॉन की होगी, रिवर्स कर दीजिए। अब मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितना था, 1.6 ना, तो 1.6 1.7 वाली वैल्यू अब E/m किसका बन गया, इलेक्ट्रॉन का। तो ये दोनों ही वैल्यूज जो है वो रिवर्स हो गई। ठीक है जी। E/m याद रखना है आपने, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो कितना वोल्टेज दे रहे हो आप, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उस बैटरी की कितनी वोल्टेज है, और जो डिस्चार्ज ट्यूब आपने ली है वहां हम गैस भरते हैं, करवाया ना कल, उस बीच में किया होगा आपने, ये सारा डिस्चार्ज ट्यूब में हम एक्सपेरिमेंट करते थे, या बीच में ये बैटरी लगाई फिर ये रेस गई इधर उधर, तो उसमें कौन सी गैस ली है। और डेफिनेटली ये याद रखिए, अगर मैं गैस बीच में चेंज करती रहूंगी तो डेफिनेटली इनके निकलने की पावर, इनके मूवमेंट की पावर, इनका E/m सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद एक और चीज जो याद रखने वाली है, जिसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पेपरों में आया हुआ है, कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 1/1837 1837 रिवर्स में लिखना है इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास को 1837 से डिवाइड कर दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखूं मैं, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पीडीएफ में आए हुए हैं, जिसको मैं शॉर्टकट फॉर्म में आपको थ्योरेटिकल वे में लिख पा रही हूँ। ठीक है जी, ये सारी चीज हो गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1837 से डिवाइड करना है किसको, मास ऑफ हाइड्रोजन को, और प्रोटॉन तो हाइड्रोजन के मास के ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, यहां से आपको क्या चीज पता चल रही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन सॉरी E/m रेशियो है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा है E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, E/m रेशियो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है एज कंपेयर टू E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन। ये मैंने गलत नहीं लिख दिया, एक बार चेक करिए। गलत नहीं लिखा हमने ये चीज, ढूंढना इसको। मैम E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है, 10⁻11 क्योंकि इसका मास ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है जी, 10⁻11 समझ गई मैंने, ये चीज तो देखी नहीं, आई एम जस्ट फोकसिंग अपॉन 1.7 वैल्यू। तो ये चीज हो गई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट वेट, जस्ट वेट। एक मिनट, आगे जा रहा है, मैं पीछे हो रहा, जस्ट वेट। समझ गई, हाँ जी। माइक का ऑप्शन प्लीज सारे ले लो, दोबारा दोबारा सेटिंग सारी नहीं तो हिलेगी। जिसका रहता है माइक का ऑप्शन अभी आप ऑन करवा लीजिए। जाऊं मैम बेंच सीट पे? हाँ जी मैम, ओनली सेकंड ने बोला था ना कि पूरा करना था एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट रिकॉर्डेड से, मतलब 4 वीडियोस थी ना।
ये सभी ने पूरा कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप सुनना चाहते हैं, समझ आ रहा है तो बैठे रहिए। अगर आपको लगता होगा कहीं पे कि नहीं समझ आ रहा, फिर आप उठ जाना, ठीक है। अगर आप पूरा करना चाहते हैं, फिर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, दैट इज योर विश, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलो ठीक है जी, यहां तक का काम हो गया। उसके बाद अगर मैं एक शॉर्ट में सिंबल वाला चार्ट बनाऊं, ठीक है, मान लो मैं क्वेश्चन दूं पहले आपको एक। फर्स्ट क्वेश्चन इज which has highest E/M रेशो। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में और ये स्टूडेंट्स को नहीं आते होते। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इज हीलियम 2 पॉजिटिव, बी का है H पॉजिटिव, सी इज हीलियम 1 पॉजिटिव एंड डी इज हाइड्रोजन। सबसे पहले आप लोगों को ये पता हो कि जो हमने E/M लिखा था वो क्या था। क्या आपको याद है E/M क्या था? E इज अ चार्ज डिवाइडेड बाय मास। तो जब भी हमने केमिस्ट्री में जैसे इस तरीके की स्पीसीज हैं, तो चार्ज क्या है बेसिकली जो इसके ऊपर दिया गया है, दिस इज चार्ज। सो कैन बी कैलकुलेट E/M रेशियो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। E/M यहाँ कितना होगा? +2 चार्ज था, मास कितना है हीलियम का? 4, कितना आ गया? 1/2, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करिए। E/M रेशियो चार्ज कितना है? 1/1, तो ये तो 1 ही आ गया। इसको कैलकुलेट करिए। E/M रेशियो 1/2, ठीक है, सॉरी 1/4। तो इसका E/M रेशियो दैट इज इक्वल टू कितना? चार्ज तो है ही नहीं, ये तो न्यूट्रल है, 0/1। सो विच वन इज हैविंग हाईएस्ट वैल्यू? हाँ जी मैम H पॉजिटिव, बी ऑप्शन, ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और, ये ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा और पेपर में भी इतना टाइम नहीं होगा। तो याद रखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्टली लोअर, मतलब लोअर से मैं स्टार्ट करूंगी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। फॉर वैल्यूज ऑफ E/M, E/M क्या है? चार्ज डिवाइडेड बाय मास। फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड साथ में लिखा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हीलियम पार्टिकल्स ही होते हैं, अगर कोई नहीं किसी को पता तो ध्यान रखिएगा, ये होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि E/M का रेशो क्या होगा। तो एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। ये सारे क्वेश्चंस हैं बेसिकली, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसको मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया था आगे भी, तो इसको लिखते जाइए। देखिए, अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 पॉजिटिव होता है बेसिकली, तो यहाँ पे कितना होगा E/M? चेक करिए, 2/4। इलेक्ट्रॉन जो है उसका कितना होगा चार्ज? ठीक है, अगर 1/1/1837, मैंने बोला था कि हाइड्रोजन के मास का इतना होता है, तो ये 1837 आ जाएगा। मैं शॉर्टकट में करवा के दिखा रही हूँ। प्रोटॉन को H पॉजिटिव बोलते हैं, तो इसका E/M अगर निकालना है तो बट वी आर गेटिंग 1/1, ठीक है। तो इसका लिख लीजिए ऑर्डर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का। बड़े ही एंट्रेंसेस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूट्रॉन का, फिर होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, फिर जस्ट वेट, मैंने गलती की, लोएस्ट पहले लिखना है ना। फिर हमारे पास आता है proton, then we are having electron. So this is the order for E/M ratio. So note down please. ठीक है, so now I am going to the next slide. चलिए, मॉडल्स वगैरह सारे आपने कर लिए होंगे। रदरफोर्ड का जो भी मॉडल था, बताइए उससे क्या डिस्कवर किया था आपने? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिस्कवर किया था?
Rutherford scattering experiment is related to, so tell me the right answer. Related discovery of proton. Size of dash. So option A is nucleus, option B is atom, option C is electron, D is neutron. क्या था बताइए? न्यूक्लियस है ना. चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए. एटॉमिक न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन सारे एंट्रेंस में आए हुए हैं जितने भी मैं करवा रही हूँ. कंटेन्स, so this question came in 1988. 2 times this question came. Okay, so atomic nucleus contains, first option is proton, second option is neutron, third option is electron, D is photon. Which one is the right option? Yes, दोनों ही होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बिल्कुल ठीक है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आया हुआ था. रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये पता ही नहीं कितनी बार आया हुआ है और आप यकीन मानेंगे ये कब आया था, दिखाती हूँ. न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ डैश. ठीक है, रेडियस पूछ रहा है एटॉमिक न्यूक्लियाई की और ये क्वेश्चन 1985 में आया हुआ है. 10⁻⁻13. हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी. 18 सेकेंड ऑप्शन था, -13, सी है 10⁻⁻15, डी है 10⁻⁻3 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं. 13 ठीक है. कई बार बुक्स में ये सुन लीजिए 13 नहीं दिया होता, 15 दिया होता है, तो आप 15 को टिक मारेंगे. इस दोनों के बिना और कोई आंसर नहीं आ सकता. तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, तो देखिए वो कितने पुराने हैं. ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को तो हम देखते भी नहीं है. ठीक है, और वहां पे फिर ये सिंपल सिंपल चीजें गलत हो जाती हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग. 15 होगा तो उसमें मीटर आ जाएंगी जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, वहां पर मीटर आ जाएगा यूनिट, बस ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, क्वेश्चन है मैम जो ऑर्डर लिखवाया था, मैम आपने जो ऑर्डर लिखवाया था न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा इलेक्ट्रॉन का, उसमें न्यूट्रॉन का हमारे पास मास कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास आप लिख लीजिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये मैंने ऑलरेडी लिखवाया है क्लास में, जब आपने लेक्चर अगर सुने हैं मेरे. 1.67 10⁻⁻27 kg. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है. ठीक है ना जी, दोनों का सेम होता है, याद रखिएगा. इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? चार्ज 0 है, ये पता होगा आपको. ठीक है, इसको n से लिखते हैं और दिस इज द थिंग. ठीक है, ये बेसिक सी चीजें याद कर लीजिए. नेक्स्ट हम एक असाइनमेंट विच क्वेश्चन है 25 नंबर जिंक वाला. रजे मैं पहला ये करवा ला, फिर मेरे तो उदू बाद जाते जाते मेरे को समझ लियो. ठीक है, मैंने हुण असाइनमेंट खोलना पड़ेगा ना, फिर सारी फाइल चेंज हो जाएगी. एक बार मैंने ये कर लेंदे हो, उसके बाद मैं करवा दूंगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर sent through a thin foil में से जब हम अल्फा पार्टिकल को बाहर भेजते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो वो बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जितने भी हमने लिए थे, देम गो स्ट्रेट, माइक ऑफ, गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल. सारे के सारे स्ट्रेट निकल जाते हैं. बिकॉज आप ये देखिए, जब इस तरीके के हमारे क्वेश्चन आते हैं और आपके पेपर्स में आजकल आपको इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा दिए जाते हैं जो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जो किसी थ्योरेटिकल थ्योरी का कोई पोस्टुलेट उठा लेते हैं जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते. लेक्चरर के पेपर में रिसेंटली कोलिजन थ्योरी का पोस्टुलेट पूछा था, काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट पूछ लिया था, फिर इन्होंने डाल्टन थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था जो हम कभी भी नहीं देखते. तो दैट्स वाई तभी आपको बोला जाता है कि प्लीज उस पीडीएफ को जरूर करिए, क्योंकि ये जरूरी चीज है. चलिए आप बताइए आंसर क्या है.
बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। चलो ऑप्शन आप बताइएगा क्या होगा। अल्फा पार्टिकल्स आर much heavier than electrons. Second है alpha particles are positively charged particles. बेकार ऑप्शन है ये भी नहीं है। थर्ड है most of part of atom is empty. बिल्कुल ठीक है। अल्फा पार्टिकल मूव। परमजीत अब फिजिकल स्टार्ट हो गई है, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, फिजिक्स आपकी स्ट्रांग है, तो कोशिश करिएगा आप इसके सारे न्यूमेरिकल करिएगा ताकि आपका इसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का मैथ अच्छा है उनको ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है, वैसे लगनी नहीं चाहिए। जब सेकंड टाइम आप आएंगे तो ऑर्गेनिक आपको सबसे इजी लगेगी, तो इसको गलती ना हो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन इज रदरफोर्ड का जो मॉडल था हमारे पास, रदरफोर्ड ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, वो ये पूछ रहा है कि उसने कौन सी बीम यूज की, विच बीम ही इज यूजिंग, ओके। और ये क्वेश्चन देखिए कितना पुराना है, अगेन 2002 क्वेश्चन। सो जस्ट वेट, आई एम राइटिंग। सो ऑप्शंस देखिए, बीटा पार्टिकल्स यूज किए उसने, ठीक है, उसने गामा रेज यूज की, सी ऑप्शन इज हीलियम एटम यूज किया उसने, ठीक है। हीलियम एटम का लिखा हुआ है कि वो मेटल फॉयल पे स्ट्राइक की, ठीक है, और स्कैटर हो गई, एक तो ये ऑप्शन लिखा है। डी ऑप्शन में उसने लिखा है, ध्यान से देखिए, हीलियम न्यूक्लियाई यूज किया और वो मेटल फॉयल पे गई और स्कैटर हो गई। तो क्या लगता है आपको क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, डी आएगा मैम, डी आएगा। डी ऑप्शन, न्यूक्लियाई यूज किया था, ठीक है, एटम नहीं है, न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा, जैसे विजय आपने आंसर किया एटम, क्वेश्चन ठीक है हीलियम का ही है, आप यहां तक पहुंच गए, बट ये चीज हमें इतना कंफ्यूज कर देती है, एक नंबर कटवा देती है, ठीक है। तो आप प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करिए, मैं क्वेश्चंस करवाने पे ज्यादा बिलीव करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैं करवाऊं ताकि आपके नंबर ना घटे। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट, और क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों को ये पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, और मैंने याद करने का तरीका सभी को वहां पे बता रखा है, और ये तरीका 100% ठीक है, जिसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आया तो आप गलती नहीं करके आएंगे। तो क्या है, CGX UVI, उसके बाद MRTV, बुक्स में टीवी वेव्स नहीं होती, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रो रेज, रेडियो वेव्स एंड टीवी वेव्स। ये हम कैसे अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ wavelength and decreasing order of frequency, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अनगिनत क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन लिख के दिखाऊं तो आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि which rays are having highest frequency, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि बताओ जी इसकी वेवलेंथ किसकी ज्यादा है। तो जैसे मैं अगर ये लिखूं, यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट, इकट्ठा लिख दिया मैंने, माइक्रोवेव्स मैंने कॉस्मिक ऑप्शन में दिया ही नहीं, गामा रेस, और उसके बाद मैंने लिख दिया रेडियो वेव्स। विच वन इज राइट आंसर? गामा रेस, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये चीज जरूर अच्छे से पढ़नी है।
चलिए अगर मैं आपको ये पूछूं कि हाईएस्ट हमारे पास वेवलेंथ किसकी है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी रेडियो वेव रीजन, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज। क्या लगता है आपको, क्या है आंसर? रेडियो वेव। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन मान के चलिए, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ था आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रिपीटेड जाता है, जिसमें से ये ऑर्डर नहीं स्टूडेंट्स को याद रहता, तो आप ये चीज याद रखिए, ठीक है। सो कई बार ये भी पूछ लेते हैं जो हॉस्पिटल्स के सिग्नल्स हैं, या फिर जो रेल की पटरी पे जब ट्रेन रोकनी है, या जैसे बुल के आगे रेड कलर का कपड़ा लेके जाते हैं, वो सारी चीजें क्यों, मतलब इमरजेंसी सिग्नल्स के लिए हम रेड कलर क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो रेड कलर है विबग्योर, इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इसकी अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो बहुत दूर से आपको विजिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इमरजेंसी सिग्नल्स के लिए रेड कलर्स को यूज करते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर है सभी को? यहाँ तक का समझ आ गया? हाँ जी मैम। ठीक है जी। कोई स्विच नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हुआ है। लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है आजकल ना। चलिए ठीक है, ये सारा काम हो गया। उसके बाद देखिए कुछ यूनिट्स हैं जिसको आपने ध्यान रखना है जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा। प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर बहुत आ जाता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी का क्वेश्चन कैसे आता है? सीधा न्यूमेरिकल, ठीक है, बहुत बार आया भी हुआ है एंट्रेंसेस में, तो ध्यान रखिएगा। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होती है हमारे पास, किसी को ध्यान है? E इक्वल टू एच म्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट, ई एनर्जी, म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब यहां से ये ध्यान रहे आपको कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर के, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, 1 म्यू एम दैट इज इक्वल टू -6 मीटर। ये यूनिट कन्वर्जन कई बार सीधी न्यूमेरिकल में यूज होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ठीक है जी, प्लैंक कांस्टेंट का मैंने आपको समझा दिया। यहां से E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, सीधा न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू पे। और यूनिट कन्वर्जन का पूरे अच्छे से ध्यान रखना है सभी ने। चलिए 1 मिनट और चीज बताती हूँ आपको। अच्छा जी, एक वेव नंबर होता है, याद है आपको वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा, ठीक है जी। अच्छा जी, एक ना केस स्पेशली इसको आपने याद करना है। कई बार, मतलब कई बार क्या, सीधा न्यूमेरिकल देने की बजाय वो आपको कंपैरिजन पूछता है दो चीजों का, कि मान लो जी एक टाइम पे इतनी एनर्जी थी, दूसरे टाइम पे इतनी एनर्जी हो गई, बताओ जी इसका वेवलेंथ कैसे चेंज होगा, या इतनी वेवलेंथ थी, इतनी वेवलेंथ हो गई, एनर्जीज कैसे चेंज होंगी। तो कैसे कंपैरिजन करना है? E1 बाय E2, मतलब पहले E1 था बाद में E2 हो गया, तो वो कैसे होगा? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, E1 लिखेंगे तो एच सी बाय लैम्बडा 1, E2 क्या लिखेंगे? एच सी बाय लैम्बडा 2। इनको मैंने 1 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो कांस्टेंट थे। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगी तो आप मेरे को ये बताइए, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2, सॉरी हाँ जी, इट इज लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये एक्सप्रेशन कई बार डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है, ठीक है जी, याद रहेगा। सो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा पक्का हो जाएगा ये चीज। व्हाट इज रेशियो ऑफ
मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे, तो सभी ने वो चीजें ट्राई करनी है। व्हाट इज रेशियो बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, दो रेडिएशंस की बात कर रहा है, अलग अलग कंपैरिजन कर रहा है, एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। वन विद wavelength of 6000 angstrom and other with 2000 angstrom। समझे कंपैरिजन कैसे पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा। सो ये क्लियर है स्टेटमेंट सभी को कि कहाँ ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो हमने ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, यहाँ तो दो वेवलेंथ दिए हो, यहाँ दो एनर्जीज दिए हो, या फिर दो फ्रीक्वेंसीज दी हो, तो उसके ऑल्टरनेट कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि ये निकाल के दिखाइए। तो यहाँ हमने एनर्जीज निकालनी है, तो E1 by E2 किसके बराबर है, लैम्बडा की बात कर रहे हैं, तो लैम्बडा हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा था ये, ठीक है। तो कैन यू डू द क्वेश्चन, तो इट इज 2000 डिवाइडेड बाय 6000, और यहाँ इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि एनर्जी आपने किस में निकालनी है या यूनिट क्या है या कुछ नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको करेंगे, इट इज 1/3। तो E1 रेशो E2 कई बार क्वेश्चन देता है ऐसे 1:3 आंसर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि आप 0.33 ऐसे कुछ करके निकाल रहे हैं। तो ऑप्शन में कई बार ये भी दे रखा होता है, ये भी, तो हमेशा रेशो में आंसर ज्यादातर इसके चैप्टर में से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको समझानी है आइसोटोप, आइसोबार, ये सभी को ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, एक चीज ये भी लिखिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डैश टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया था। अब इसका देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 1840 है, सेकंड इज 1480, सी ऑप्शन है, ये याद ही कर लीजिए क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा निकालने का, 1437, तो इट इज 1840 राइट ऑप्शन, ठीक है, 1840 इज राइट ऑप्शन, याद रह जाएगा ये। चलिए, अच्छा जी, मैंने एक चीज जो आपको समझानी थी वो है बोहर का क्वेश्चन। देखिए, बोहर एटम के ना बड़े सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। रोजी, आपने मेरे से पूछा था कि उसका एक्सप्रेशन कहाँ पे है, कैसे याद करने हैं। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू रिमेम्बर कि व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ यू हैव टू अप्लाई। अब अच्छे से समझिएगा कि मैं इस चीज को कैसे समझाती हूँ। पहली बात आप सभी को याद रहे कि बोहर एटम हमेशा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे एप्लीकेबल था। ये बहुत आता है क्वेश्चन, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम पॉजिटिव हो गया, लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया, बेरिलियम 2 पॉजिटिव हो, 3 पॉजिटिव हो गया। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं तो सभी पे बोहर एटम एप्लीकेबल है। बट अगर मैं पूछूं कि हीलियम के लिए या लिथियम के लिए ये एप्लीकेबल है, नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जहां इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ठीक है। सेकेंड चीज, यहाँ पे हमें बोहर ने ये बताया था कि हमारे पास एटम के 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट्स में बेसिकली एक तो न्यूक्लियस का पार्ट है और एक है उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में ये बोल रहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने के लिए मिलेंगे। तो जो आपने सेकंड पॉइंट याद करना है, मान लो ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है, इसके बाहर क्या होते हैं, ये शेल, सभी को पता है ये शेल है, ठीक है। तो ये शेल देखिए कैसे, अगर मैं लिखूं कि ये हमारे पास 1 नंबर शेल है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 है ना, 7, तो हमें पता है, हम छोटे होते से स्कूल्स में पढ़ते हैं कि के भी बोलते हैं पहले शेल को, फिर L, M, N, O, P, Q, ऐसे नंबर बढ़ता जाता है इसका, ठीक है। अब हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में, याद रखना है, ठीक है। बट सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन
एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, ये याद रखिएगा। तो n का नंबर जो है वो 1 2 3 4 ये शेल नंबर है, इसको k l m n ऐसे बोल सकते हैं हम। अब हर एक सर्कुलर पाथ का एक अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करवाया था। और वो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, ये समझिए बात आप। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच शेल, ईच सर्कुलर पाथ जिसपे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, दैट इज इक्वल टू NH/2 अब ये n क्या है, ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब क्या वैल्यू हो सकती है, जैसे h/2, जैसे 2h/2, जैसे 3h/2, समझ पा रहे हैं आप, 4h/2, मतलब हमेशा अपने को फुल फ्लेज्ड वैल्यू ही होएगी, कभी भी अपने को फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, वी आर हैविंग अ फुल होल नंबर वैल्यू, वी आर नॉट गेटिंग द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ n हमेशा 1 2 3 ही रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, सो प्लीज डू select correct value of angular momentum of revolving electron। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का आपने एंगुलर मोमेंटम सिलेक्ट करना है, तो करिए इसको। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया है h/पाई, सेकंड ऑप्शन दिया है h/√2 सी ऑप्शन आपको कभी भी सीधा सीधा नहीं देगा, इसको आपको खुद दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। डी है बोथ ए एंड सी। अब इसका क्या मतलब है, हमने किया था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2 होता है, इसके हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ये ना ये ना ये। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर कौन सा सही है, आएगा मैम, डी आएगा। डी आएगा। अब ये मैथ वाले तो मिनट में कर लेंगे, ठीक है, मेरे जैसे गरीब बंदों को याद नहीं आता। देखिए कैसे करेंगे, अगर हम मेडिकल वाले देखें कि जब ऐसी टर्म्स भी होती हैं तो पहले ये जरूर चेक कर लें, किसी को मल्टीप्लाई करें, उसी स्टेटमेंट से इसको डिवाइड करें। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और h/2 कर दूं, देखिए अभी h/2 वाली टर्म में आ गया, इस टर्म में इसको लेके आना है, चाहे आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें उतने से ही डिवाइड करेंगे फिर। तो ये हमारा सही बन गया, तो ये ऑप्शन ठीक बन गया। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से चल रहा है ये। अगर मैं ये वैल्यू लिखनी चाहूं तो कैसे लिख सकती हूँ बताइए। अगर मैं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करूं, 2 से ही डिवाइड करूं, कम से कम तो यही नंबर है ना मेरे पास। ठीक है, तो क्या ये वैल्यू बनेगी, नहीं बन रही। 3 करेंगे 3 की भी नहीं बनेगी। अब फोर्थ देखिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2 से ही डिवाइड कर दूं और ये 3 यहाँ पे पड़ा है, तो ये क्या बनेगा, ये होगा, बताइए ये वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी। 2 से 2 कैंसिल, h/3 पाई। फिर ये होगा या नहीं होगा, किसने बताया था डी नहीं ऑप्शन मैम, होगा। ये नहीं होगा। नहीं होगा, फिर कौन सा आंसर आएगा, नीचे तो हमें 2 पाई चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 से करके देखूं, चलो 3 से भी करके देख लीजिए। ठीक है, तो 3 से करने का कोई फायदा नहीं होगा, 2 लेके आना है। तो देखिए ये टर्म तो ये तो गलत ही बन गया, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए ही करेक्ट है, डी नहीं आएगा। ठीक है जी, ये चीज है। उसके बाद यहाँ आपने देखिए और क्या चीजें ध्यान रखनी है। मान लो मेरे पास रेडियस की बात करें, रेडियस जब भी हमने बोहर एटम की निकालनी है, ये थोड़े से केस हैं जो समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आगे करना। रेडियस जितनी भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, रेडियस के बड़े सारे क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, तो कैसे लिखना है। मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पूछ लेते हैं जी बताओ ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है जो यहाँ घूम रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं बेसिकली हम। हाइड्रोजन एटम की रेडियस बराबर होती है 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू दी जाती है। n क्या है हमारे पास, वही क्या 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये बेसिकली क्या है, ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, ये चीज। और z क्या है, एटॉमिक नंबर।
ये याद रह जाएगा फॉर्मूला सभी को। रेडियस होती है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, ये याद हो जाएगा सभी के। एंगस्ट्रॉन में ये वैल्यू है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, या कई बार लिख देते हैं कैलकुलेट बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, तो एक ही बात है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो हमें ये पता है कैसे कैलकुलेशन करनी है, ऑलरेडी बताया है कि जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। जब हमारे पास हाइड्रोजन आता है तो मेरे को ये बताइए कि अगर ये न्यूक्लियस है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में तो जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये यहीं पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो n क्या है इसके लिए 1 नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है हमारे पास, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 0.529 एंगस्ट्रॉन। इसको ए नॉट के साथ भी कई बार बुक्स में रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है, याद रह जाएगा। ये है हमारे पास फर्स्ट हाइड्रोजन की रेडियस की वैल्यू। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब अच्छे से समझना, बहुत मजा आएगा आपको, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जितने पुराने स्टूडेंट हैं वो भी ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि इससे काफी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे इसके ऊपर, तो बच्चों को कैसे नहीं पता चलता कि क्या फॉर्मूला लगाना है, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा बट आपको क्लैरिटी नहीं होगी। अब देखिए मान लो एक एटम की बात कर रहे हैं वो कि न्यूक्लियस है। अब मान लो कि जैसे वो बोले कि लिख लीजिए कि दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। यहां मैं एक ही एटम में बात कर रही हूं कि पहले इलेक्ट्रॉन यहां था, ठीक है, उसकी रेडियस निकालो कितनी है, फिर ये जंप कर गया इधर, फिर बताओ जी R2 कितनी है, ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है। या वो बोलेगा कि एक एटम है जी हाइड्रोजन, उसकी रेडियस जी R1 है, ठीक है, क्योंकि ये N1 स्टेट में था, और जो दूसरा एटम है वो हमारे पास इस यहाँ पे घूम रहा है, बताओ जी इसकी रेडियस अब कितनी है। ये दो चीजें आती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर तो वो सेम एटम की बात करता है फिर क्या फॉर्मूला यूज करना है, अगर वो डिफरेंट एटम्स की बात करेगा तो फिर हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। दोबारा से सुनिए, अगर वो आपको बोले कि हाइड्रोजन का एक एटम है, पहले जी वो एक शेल में था N1 में और उसकी रेडियस इतनी थी, बताओ जी अगर वो जंप करके दूसरे शेल में जाता है तो उसकी रेडियस कितनी होगी। एक ही एटम की बात की पर उसने नंबर ऑफ शेल N1 N2 की बात कर ली। अगर आपको बोले कि हाइड्रोजन है जी, उसकी रेडियस हमारे पास इतनी है और लिथियम के एलिमेंट की बताइए जी कितनी होगी, इतने शेल की, तो वहां दो एटम्स हो गए, तो उसके लिए आपने क्या करना है। अगर तो हमारे पास इसकी बात करें तो मैं क्या लिखूंगी, Rn1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू, यही फॉर्मूला लीजिए, N1 स्क्वायर अपॉन Z। Rn2 is equal to 0.529 N2 square upon Z। Z सेम रहेगा क्योंकि सेम एटम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लो इसका एटॉमिक नंबर Z1 है, इसका 2 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करें दोबारा। चलिए अगर मैं लिखूं Rn1 0.529 इंटू N1 स्क्वायर अपॉन क्या लिखूंगी, Z1, यहाँ क्या करूंगी मैं 0.529 इंटू N2 स्क्वायर अपॉन Z2। समझ आया आपको। अब क्वेश्चन आते हैं रेशो बेस्ड, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जी कितना डिफरेंस आएगा या कैसे है। तो हम कैसे करते हैं, सेम एटम के केस में ऑलरेडी समझा दिया कि अगर मैं रेशियो लूंगी तो Rn1 बाय Rn2, सारी चीज कॉमन है, ये भी कट हो जाएगी, ये भी कट हो जाएगा, बट अगर मैं इसको डिवाइड करने पे आऊंगी तो मेरे पास N1 बाय N2 का स्क्वायर। समझ आई आपको सभी को, क्या फॉर्मूला आएगा सेम एटम में, सेम एटम में आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर मैं डिफरेंट एटम्स का बात करूं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख के पता चलेगा, करवाऊंगी, ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर डिफरेंट एटम्स का रेशियो पूछा गया है, चलो जी करिए डिवाइड, तो क्या चीज कैंसिल होगी, सिर्फ ये कैंसिल होगा, ये नहीं होगा।
तो मैं लिखूंगी n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इनटू z2 बाय z1। दिस इज क्लियर और नॉट? प्लीज बता दीजिए, ये यहाँ तक आपको कंपैरिजन समझ आ गया या नहीं है? हाँ जी, हाँ समझ आ। ठीक है, अब क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि पहले शायद आपने एक जर्नल पढ़ा है, बट अब आपको समझ आएगा कि कैसे करना है। ये सारी चीज हो गई हमारे पास रेडियस की। ठीक है, तो रेडियस का सबको क्लियर हो गया। अब देखिए, मैं पहले सारी स्टेटमेंट समझा दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। अब एक चीज हमारे पास जो सेकंड चीज बोहर ने कैलकुलेट की वो था टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी के बाय गॉड बहुत सारे फॉर्मूले हैं और वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब कैसे याद करना है टोटल एनर्जी का? कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा? जो बुक्स में है ही नहीं। कैसे? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ना किसी भी चीज की अगर आप कैलकुलेट करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, दो चार्जेस के ऊपर, उसको, ये क्या चीज हो रही है, उसके बीच में डिस्टेंस। अब याद क्या करना है, टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, ये चीज याद रखनी है आपने। वो किसके बराबर मैंने लिखवाई थी? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम की बात की है तो इतनी एनर्जी है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है वो भी लिख लीजिए, 1.6 10⁻⁻19 जूल के। ये भी आपको याद रहे। टोटल एनर्जी किसके बराबर है? -13.6 n स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? 1.6 10⁻⁻19 के। अब देखिए कुछ एक्सप्रेशन है जो आप याद रखेंगे कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सप्रेशन के बराबर भी आपको बुक्स में लिखी हुई मिल सकती है। न्यूमेरिकल आते हैं सीधे सीधे, मतलब इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्रेशन दिया था, बताओ जी ये कौन सी एनर्जी के इक्वल है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, K इंटू ई इंटू जेड। ये एक्सप्रेशन है, इसको आपको लर्न रहता है, ठीक है, नहीं तो एक आधा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप याद, हाँ जी मैम ये रिकॉर्डेड है ना लेक्चर? हाँ जी, छोड़ जाइए आप क्लास अगर जाना तो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में सीधी वैल्यू पूछी गई थी, तो ये 2-3 डेरिवेशंस हैं जिसके बीच में ये क्वेश्चन आता है, तो इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ रहे हैं लगातार, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी का दुगना होती है और माइनस में आती है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हमेशा बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी और जो ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये तीन चीजों के ऊपर thousands of question nowadays experiment जो एग्जाम्स हैं, दे आर आस्किंग। ये भूलना नहीं है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेक्चरर के पेपर में ये आए थे, और वो क्यों आए हैं? क्योंकि बुक्स में नहीं है ये चीजें। ठीक है, ये चीज। अब मैम इसमें काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव और टोटल एनर्जी नहीं होता, और पोटेंशियल एनर्जी में पॉजिटिव का साइन। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी मैंने गलत लिख दिया क्या? देखना पड़ेगा मुझे, मैंने क्या लिखवाया नोट्स में, मुझे याद नहीं। माइनस के आई काइनेटिक एनर्जी माइनस के। मैम पहले में पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी में पॉजिटिव का साइन आएगा। एक बार रीचेक कर लेंगे इसको, ठीक है, एक बार छोड़ दो, क्योंकि मुझे इस टाइम पे बिल्कुल सच में ध्यान नहीं है कि क्या मैंने गलत किया है। आई हैव टू रीचेक। अब एक चीज समझिए, और जो मैंने आपको समझाना था, मैं यहाँ पे भी आपको केस 1 और केस 2 बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर आएगा। आपको कई बार पूछता है, मान लो एक ही एटम की बात, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था जी, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से बंधा हुआ है? सभी को पता है कि उस टाइम पे हमारी एनर्जी -13.6, उसके बाद जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से जुड़ा है। ये इतनी एनर्जी से वो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ही पाथ में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब
अगर आपको बोले कि ये पहले इस पाथ में था, बताओ जी ये दूसरे पाथ में जाना है, फिर क्या होगा? ये सेम एटम की बात कर रहा है। कई बार आपको ये चीज पूछ लेता है कि बताओ जी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है इस एटम की। तो मान लो अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इतनी एनर्जी से बांधा हुआ है, यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं इतनी ही एनर्जी प्लस में दे दूं, तो आप बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? डेफिनेटली निकल जाएगा। तो इसका मतलब हमेशा टोटल एनर्जी का पॉजिटिव साइन आप ले लीजिए, ठीक है। हाँ, अब मेरे को लग रहा है कि मैंने गलत लिखा, माइनस होता है। तो टोटल एनर्जी का पॉजिटिव साइन आप ले लीजिए। ये टोटल एनर्जी है ना हमारी, नेगेटिव में थी, इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, वो हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज होगा। ये है एक एटम की बात। अब अगर आपको ऐसा बोले कि मान लो जी पहले ये इलेक्ट्रॉन हमारा N1 शेल में था, ये घूम गया N2 में चला गया, तो इस टाइम अगर इसकी एनर्जी E1 थी, बाद में E2 हो गई, रेशो बताओ, सेम एटम है। तो आप मेरे को बताइए E1 अगर मैं लिखूं, क्या चीज चेंज होगी? यहाँ पे सिर्फ N की वैल्यू, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो आप समझ पा रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या बनेगा? क्या लिखूं? N2/N1 का स्क्वायर। ये सेम एटम की बात है। अगर मैं डिफरेंट एटम की बात करूं कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, दूसरे में हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, बताइए जी क्या रेशो होगा एनर्जी का? इसका इतना ऑर्बिटल कैसे पूछेगा? हाइड्रोजन का जी सेकंड ऑर्बिटल है जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हमारे पास, जस्ट वेट, सेकंड ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लिथियम 2 पॉजिटिव का थर्ड ऑर्बिटल है जहां ये घूम रहा है। बताओ जी एनर्जी का रेशो क्या है? तो अलग अलग एटम जब आ जाएंगे, एक्सप्रेशन तो सेम ही है ना, ठीक है। तो कैसे है? E1 इज इक्वल टू -13.6 Z² बाय N1 स्क्वायर, और E2 कितना है? -13.6 Z1 Z2 बाय N2 स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी? रेशो निकालना है तो दोनों को डिवाइड करूंगी, ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? Z1/Z2 का स्क्वायर इंटू N2/N1 का स्क्वायर। ये चीज कंपैरिजन में हमेशा हर जगह पे ऐसी ही मिलेगी, जैसे हमने पहले केस में किया था। एनर्जी का भी ऐसे ही कंपैरिजन आपने करना है। और ये चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी एनर्जी आप जहां पे भी आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाएगी, आप उसकी टोटल एनर्जी निकाल लीजिएगा, उसको प्लस के साइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, ये हो गया। अब एक चीज और जो आप लोगों ने समझनी है, जैसे मान लो आपको बोले यहां मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं बोलूंगी मेरा इलेक्ट्रॉन पहले यहां था और ये एनर्जी को लिया और यहां चला गया E2 लेवल पे, ठीक है। इसका डिफरेंस बताइए जी एनर्जी का कितना है? तो मैं क्या लिखूंगी कि जो मेरा डिफरेंस है वो बराबर होगा h म्यू के, ये पढ़ा है आपने, hc/λ, दैट इज इक्वल टू एनर्जी जो हायर स्टेट की है माइनस एनर्जी ऑफ जो लोअर स्टेट की है। ये मैंने क्यों लिखा? ये तो आपने पढ़ा हुआ, प्लैंक कांस्टेंट वही है ना एनर्जी की वैल्यू, पर यहां से डायग्राम में आपको पता है कि E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, तो टोटल डेल्टा E हमारे पास आ गया E2 माइनस E1 की एनर्जी का डिफरेंस। समझ आई बात आपको? क्लियर है या नहीं है? चलिए तो एक क्वेश्चन करके देखें। चलो क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस A0। A0 किसमें लिखा था मैंने? याद करिए एक्सप्रेशन जब करवाया था, लिथियम 2 पॉजिटिव में पूछ रहा है। अब दो चीजों का कंपैरिजन कर दिया। A0 याद करिए, मैंने हाइड्रोजन एटम के केस में आपको बताया था कि 0.529 A0 भी लिख सकते हो आप। तो ये A0 का कंपैरिजन कर रहा है। एक तो लिख दिया इसने कि सेकंड बोहर ऑर्बिट का बताइए रेडियस,
और साथ में उसने लिथियम 2 पॉजिटिव भी लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या चीज हो गई, कौन सा केस हो गया, सेकंड नंबर जो हमारे पास कंपैरिजन है। तो हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ठीक है। तो लेट अस सी कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये आप कौन बोल रहे हैं, ये इसका मतलब मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है जी आपका। चलिए, हमें दो चीजों का कंपैरिजन करना है, तो हमें ये पता है कि ये एक्सप्रेशन है, उसके बाद Z2/Z1, ठीक है जी। तो मैं इस चीज को A0 भी लिख सकती हूँ, याद है आपको, A0 तो हो गया हाइड्रोजन का, इसका A0 मैं लिख देती हूँ, किसका है ये A0, इसको मैं R ही लिख दूं, R लिख लेती हूँ मैं लिथियम 2 पॉजिटिव का। उसने पूछा है कि आप A0 की टर्म में आंसर दीजिए लिथियम का भी, तो मैंने A0 तो हाइड्रोजन का लिख लिया, रेडियस मैंने निकालनी है लिथियम 2 पॉजिटिव की, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो शेल है जो 1 है, लिथियम का जो N2 बोल रहा है उसने बोला कि सेकंड बोहर ऑर्बिटल लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, Z2 कितना है एटॉमिक नंबर 3, Z1 कितना है 1, तो इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, ये आ गया 3/4। तो लिथियम की रेडियस हमारे पास A0 की टर्म में RA0/3 होगी। तो इसको जितना जैसे करके देख लेंगे, फिर आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि इससे बाहर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बार बार, हर बुक में ऐसे क्वेश्चन गंदे मंदे नहीं दिए होते। इसको मैं बेकार लेवल के क्वेश्चन बोलूंगी, क्योंकि हमारी +1 2 की बुक्स में ज्यादातर ये क्वेश्चन नहीं दिए होते। तो इसको आप अगर एक बार खुद से सॉल्व कर लेंगे, मैंने भी करवा दिए हैं, तो आपको नहीं भूलेगा कभी भी ये चीज। चलिए, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम 2 पॉजिटिव, सॉरी हीलियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव आर, और ऑप्शन दे रखा है 1:2:3, बी ऑप्शन दिया है 6:3:2, सी लिखा है 1:4:9, डी दिया है 9:4:1। ठीक है, तो ये हमने जब क्वेश्चन करना है, पहले आपको ये पता है कि जो रेडियस है हमारे पास हाइड्रोजन वाली, हम लिखते थे 0.529, ये किसी भी मतलब ऑर्बिट की, तो ये हम लिखते थे n²/z एंगस्ट्रॉन में। तो हमने रेशो निकालनी है सभी की, रेडियस की रेशो निकालनी है हाइड्रोजन की, हीलियम पॉजिटिव की, और साथ में लिथियम 2 पॉजिटिव की। तो आप सभी का निकाल लीजिए, ये टर्म तो कांस्टेंट होगी सभी की, आपको सभी को पता है, तो इसको नाम भी लोगे तो चलेगा। तो RH निकालिए पहले, 0.529 इंटू 1², ठीक है, बाय 1। उसके बाद R हीलियम पॉजिटिव, तो ये टर्म सेम रहेगी, इनटू, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे n²/2, R लिथियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव का 0.529 1²/3, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैथ में मेरा हाथ पंगी है, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये टर्म्स कांस्टेंट है, तो रेशो निकालने में जो चीज आपके पास कांस्टेंट नहीं है उसको ले लीजिए। तो रेशो रेडियस की 1/1 ले लेती हूँ मैं, यहाँ 1/2, यहाँ 1/3, तो इसको निकालिए, ये 6 एलसीएम आ गया, तो 6:3:2/6, तो ये हमारे पास बेसिक ये चीज है, तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जो सीधे सीधे तो नहीं होंगे, आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कैसे आंसर है। ठीक है, तो आपको मैंने तरीका समझा दिया, जब भी दो चीजों का कंपैरिजन है आपने कैसे करना है, जब एक चीज है तो कैसे है। तो लेट अस सी फ्यू क्वेश्चन, जस्ट वेट, और देखते हैं। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद आता है वेलोसिटी का इशू। वेलोसिटी में भी हमारे पास 3-4 फॉर्मूलाज हैं। तो पहले केस 1 में हम देखते हैं कि मान लो एक ही एटम है
तो वेलोसिटी का क्या सीन है कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये कितनी वेलोसिटी से घूमेगा, वो कांस्टेंट है 2.188 10⁸ z बाय n सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के नंबर के, जो इसका शेल का नंबर है। चलिए जी, केस नंबर 2 में हम करेंगे कि अगर तो सेम एटम की बात करें, बस यही चीज समझनी थी आपने, अब नहीं आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी अगर आपने ध्यान से ये कंसेप्ट समझ लिया। ये v1 v2, मतलब अगर ये इस शेल में घूम रहा था तो इसकी वेलोसिटी v1 थी, और अगर ये यहाँ पे घूमेगा तो इसकी v2 होगी। तो अगर हमारे पास सेम एटम का कंसेप्ट है तो आपसे पूछेगा कि जैसे हाइड्रोजन है, वो पहले हमारा N1 शेल में है तो V1 एनर्जी से घूम रहा था, वो N2 शेल में गया तो बताओ जी उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। तो आप कैसे करेंगे कंपैरिजन, पहले केस में मैं लिखूंगी 2.188 10⁸ 8, z तो सेम ही रहेगा ना, N1 ही चेंज हुआ। सेकेंड केस में मैं लिखूंगी सेम ही चीज, z तो सेम है, व्हाट इज चेंजिंग N2। तो क्या हम इसका रेशो निकाल सकते हैं अगर पेपर में पूछता है तो N2/N1, तो ये एक्सप्रेशन है। सिर्फ आप ये चीज याद रखिए, न्यूमेरिकल में अगर आपको ये चीज डायरेक्टली नहीं भी याद, एक फॉर्मूला याद है तो सेम एटम को देख के आप डिवाइड कर लीजिए, मौके पे भी आ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए, अगर हमारे पास डिफरेंट एटम है तो जैसे पूछेगा कि मान लो हाइड्रोजन के एटम में वो N1 शेल है हमारे पास, वहां घूम रहा है V1 एनर्जी से, और जो लिथियम 2 पॉजिटिव में ये इतने शेल में N2 शेल है हमारे पास, वहां घूम रहा है V2 एनर्जी से, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी से। ये एटम 1 है, ये एटम 2 है, तो बताओ जी हमारे पास वेलोसिटीज का क्या सीन होगा। तो अब यहाँ पे यही टर्म कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट नहीं है, डिवाइड करेंगे तो z तो हमारा ऊपर ही रहेगा ऐसा, और ये रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब N2/N1, ये एक्सप्रेशन रहेगा डिफरेंट एटम्स के केस में। बस ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर नहीं पंगा पड़ता, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो लेट अस डू वन क्वेश्चन, जस्ट वेट, यहीं पे लिख देती हूँ मैं स्टेटमेंट छोटी छोटी करके। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी इन 4th बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज v। चौथे बोहर ऑर्बिटल में उसकी वेलोसिटी v दी हुई है, बिग V मतलब कैपिटल। उसके बाद ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज। अब आपको स्टेटमेंट से मुझे ये बताइए क्या समझ आया कि ये वाला एक ही एटम का केस है या डिफरेंट एटम का केस है, बस ये इतना बता दीजिए मुझे। सेम एटम का, क्योंकि और कुछ नहीं दिया। बस अगर आपको ये चीज समझ आने लग गई ना, फिर क्वेश्चन नहीं गलत होगा, और यहाँ से मान के चलिए 2 नंबर का पेपर जरूर आएगा, तो वो 2 नंबर इनके ही होंगे जैसे हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, V1/V2 दैट इज इक्वल टू N2/N1। सेम एटम की बात है तो ये बोल रहा है कि पहले यहाँ पे हमारे पास N1 शेल है और ये N2 शेल है, ठीक है। ये बोल रहा है N4th है, N4th में वो बोल रहा है वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी बताइए कितनी होगी फर्स्ट में। तो मैं क्या करूंगी, सेम फॉर्मूला मैं लिख लूं, यहाँ पे ये 4 लिखूंगी फिर मैं यहाँ पे, है ना 4। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूंगी N4। तो देखिए V1/V4 इज इक्वल टू N4/N1। सो V1/V कैपिटल V, यही दिया हुआ है ना कि चौथे की तो कैपिटल V है, मैंने वो लिख ली। N4 जो है वो कौन सा ऑर्बिटल है, 4th ऑर्बिटल, तो 4 लिख लेते हैं डायरेक्ट। N1 ऑर्बिटल क्या है, पहला ऑर्बिटल, N काट दो सीधा, ठीक है। तो हमने V1 निकालना है, दैट इज इक्वल टू 4V, तो ये आंसर आ गया आपका। तो बस आपको फॉर्मूला पता चल जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये मैं आज कंप्लीट करवा दूं बोहर वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार टाइम पीरियड के क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने के लिए मिलेंगे।
तो टाइम पीरियड होता है टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से चला, यहां घूम के वापस आया, तो इस साइकिल को पूरा करने के लिए जितना टाइम उसने लिया दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, समझे आप? तो दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.5 10⁻⁻16 n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। सभी ने इनके फॉर्मूलाज को क्रैम करना है। 100% इसको यही बोलूंगी, क्रैम एक शीट पे लिख लीजिए, बाकी चीजें मुश्किल नहीं है, ये भूलेंगे अगर आप भूले तो। सेम चीज यहां से आपको क्या समझ आया कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी शेल के थर्ड पावर के, और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के। यहां वही चीज करिए। अगर मैं सेम एटम की बात करूं, ऐसा कि पहले एटम मेरा ऐसा था, इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा था, यहां घूम रहा था, उस टाइम पे N1 शेल है ये, और मैं कहूं कि बाद में यहां आ गया, ये N2 शेल है। तो टाइम पीरियड पहले शेल में कितना था? आ जाइए, 1.5 10⁻⁻16 N1 क्यूब डिवाइडेड बाय एटम तो सेम ही है ना, जेड स्क्वायर ही रहेगा। T2 निकालिए दूसरी जगह पे, 1.5 10⁻⁻16 N2 क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। सेम एटम है ये, सेम एटम में रेशो पूछेगा पेपर में, तो 10 T1 डिवाइडेड बाय T2 दैट इज इक्वल टू N1 बाय N2 का क्यूब। और डिफरेंट एटम में मैं सिंपल लिख दूं, मैं बना नहीं रही, तो उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं T1 बाई T2, तो यहाँ ये चीज भी चेंज हो गई है ना, तो ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद Z2, तो T1 के केस में Z2 ऊपर, फिर ये मेरे को बता देना मैंने ठीक किया या नहीं, बता दीजिए ये ठीक है। हाँ जी मैम। चलिए, जिसको मैथ में आता हो भाई वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए वो बताओ, शॉर्टकट कोई। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड, ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऑफ रेडियस कैपिटल R and 4R, रेशो ऑफ टाइम पीरियड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है एंट्रेंस में, टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन क्या दिए गए हैं देखिए, मैंने क्वेश्चन इतने सारे लिखे थे, मुझे लगा था कि हम कर लेंगे 70-80 क्वेश्चन, वो तो अभी शुरू ही नहीं हुए। चलिए 1:4, 4:1, 8:7, 1:8। कैसे करेंगे? पहले आपको पता हो कि ये सेम एटम की बात है या डिफरेंट। इन एन एटम, सेम एटम की बात है, सेम एटम में टाइम पीरियड का क्या लिखवाया था? सिर्फ ये चीज जो आपने याद करनी है ना, यही किया था। तो उस टाइम पे देखिए कि एक ही एटम में बात कर रहा है, तो बताओ कैसे होगा। N1 क्या है हमारे पास और N2 क्या है, पहले तो ये चीज निकालनी है। ये नहीं है हमारे पास, तो रेडियस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ जी, मैं पहले क्या बता रही हूँ वही सुनिए, कि हमने निकालना क्या है, इसमें बोला कि रेशो ऑफ टाइम पीरियड निकालिए, टाइम पीरियड के हिसाब से ये फॉर्मूला है। क्या मेरे पास N1 N2 है? नहीं है। तो N1 N2 किस चीज के साथ रिलेटेड है? सेम एटम की रेडियस वाले फॉर्मूला पे आ जाइए। Rn1 by Rn2 दिस इज इक्वल टू N1 by N2 का स्क्वायर। ये मैंने करवाया था ना सेम एटम की रेडियस का। तो अगर मैं यहां से ये चीज निकाल लूं तो मेरा टाइम पीरियड निकल सकता है। तो चलिए, रेडियस पहले में ये बता रहा है कि हमारे पास R है, फिर दूसरे में कितनी है? 4R है।
तो क्या हम n1/n2 स्क्वायर निकाल पाएंगे यहाँ से? बिल्कुल निकाल पाएंगे। ये आ गया 1/4 n1/n2 स्क्वायर, तो ये बन गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गया। चेक कर लेना भाई, गलती ना कर दूं मैं कहीं। तो T1/T2 हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 1/2 का क्यूब। तो दिस इज 1:8। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ इट इज क्लियर। सभी को ये क्लियर हुआ? शायद उस टाइम नहीं क्लियर होगा, बट आपको अब पता चल गया कि आपने फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने क्वेश्चंस में। क्लियर है सभी को? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, एनर्जी बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, हाइड्रोजन की बात कर रहा है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताओ जी काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी हो गई? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 3-4। देखिए, +3.4 +6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन आप 100% मान के चलिए काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का अब ये डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो क्या आंसर आएगा बताइए? फर्स्ट ऑप्शन है ना। तो इस तरीके से भाई कुछ भी दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और करिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ionization potential for hydrogen atom is 13.6 electron volt. Then ionization potential for helium positive will be, ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 और 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, मैंने आपको ये चीज समझानी है, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन का क्या तरीका, क्यों लिया मैंने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहीं लिखा है तो ये नॉर्मल एनर्जी वाली ही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी दी हो तो उस एनर्जी का प्लस कर दीजिए टोटल एनर्जी का। आयनाइजेशन पोटेंशियल में कुछ भी नहीं करना, वो सेम ही चीज है जो आपने ऐसे निकाली थी। ठीक है जी, चलिए ये पूछ रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन की आपको इतनी है, पता ही है हमें -13.6 ही होगी क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है। अब क्या निकालना है हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए, तो क्या निकाल सकते हैं आप? 2 एटम्स हैं तो सीधा नहीं निकलेगा, क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन। कैसे? इस तरीके से, यहाँ क्या करेंगे ZH/Z हीलियम का स्क्वायर, दोनों का ही फर्स्ट है तो ये n मैं काट दूंगी, तो सीधा मैं ये फॉर्मूला लेके कैलकुलेट करने की ट्राई करती हूँ कि ये 13.6 है, इसकी एनर्जी आपको निकालनी है, ये 1/2 स्क्वायर, तो एनर्जी जो हीलियम की आएगी वो 4 × 13.6 मेरे हिसाब से आनी चाहिए, तो शायद ये 54.4। ठीक है जी, समझ आया? बताइए, पता चल रहा है आप लोगों को? हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए चेक करो आगे क्वेश्चन। शुक्र है, देखिए अब आ गया क्वेश्चन कि हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 0.18 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस 3015। ये दे रखा है, ठीक है, ये मोल का भी क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ, मैंने गलत ऐड कर लिया बेसिकली, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज पिछली होनी जरूरी है। Calculate the frequency and wave number of radiation having wavelength 480 nanometers. तो सबसे पहले क्या गिवन है? लैम्बडा कितना है? 480 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर्स में। C क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेसिकली, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला था शायद एक h म्यू, तो h म्यू की जगह पे आप hc/λ भी लिख लेते थे, याद है आपको?
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा। तो मुझे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, और एक निकालना है वेव नंबर जो लैम्बडा का रिवर्स होगा। तो दो फॉर्मूले मुझे समझ आ गए कि मुझे ये यूज करने हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मुझे चाहिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो वो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी निकालिए, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा, it is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 480 10⁻⁻19 मीटर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 6 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कर लेना इसको, मेरे हिसाब से इतना सा निकलना चाहिए शायद 6.15 या 6.25 के करीब, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक। तो ये आ गया। सेकंड माइनस इनवर्स को हर्ट्ज भी लिख देते हैं, तो हो सकता है पेपर में आपको हर्ट्ज लिखा हुआ मिले। ये तो कर लिया। वेव नंबर निकाले, वेव नंबर कर सकते हो आप। तो वेव नंबर कैसे निकलेगा, इट इज रिवर्स ऑफ लैम्बडा। रिवर्स ऑफ लैम्बडा मतलब 480 10⁹ का रिवर्स। तो इसकी वैल्यू प्लीज कैलकुलेट कर लेना, ठीक है जी। चलिए, calculate the energy associated with photon of light having wavelength 6000 angstrom। h की वैल्यू दी गई है अर्ग सेकेंड में। नाउ हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू, दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। ये क्लियर है। मुझे ये क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, लैम्बडा दिया गया, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट दिस फॉर्मूला। तो h की वैल्यू यहाँ देखिए 6.624 10⁻⁻⁻ दी है अर्ग सेकेंड में, समझ आई। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो ये ऐसा बनेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 6000 एंगस्ट्रॉन। तो क्या हम इसको मीटर में चेंज करें या सेंटीमीटर में, इसमें कर लो सेंटीमीटर में। तो ये बन गया इतना। तो E की वैल्यू निकालिए 6.624 10⁻⁻। जब अर्ग सेकेंड है ना, तो याद रखिए कि यू हैव टू टेक वैल्यूज इन सेंटीमीटर। अर्ग सेकेंड के साथ जो वैल्यूज आपने लेनी है वो सेंटीमीटर में लेनी है, तभी मैंने कन्वर्ट किया। तो इसको कर लीजिए, डिवाइड करिए 6000 × 10⁻⁻8। ट्राई किया करो जब ये वैल्यू जैसे है, इतनी बड़ी लिखने की बजाय इसको 6 इंटू, ये 10⁻³ हो गया ना बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 6 × 10⁻⁵। तो ये छोटा हो जाता है, ठीक है। कोशिश किया करो एक ही डेसिमल तक क्वेश्चन लेने की। कई बार क्वेश्चन में देख के आपको समझ आएगा कि अगर तो ऑप्शन हमारे क्लोजली रिलेटेड है, जैसे मान लो मैं इसको 6 मान लूं, 6 × 10⁻27 3 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻5। सीधा सीधा आंसर हमारा सीधा निकल जाता है कई बार इस तरीके से। तो ये -23 और 10 -17 और ये ऊपर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3 × 10⁻12 ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो आंसर भी हमारा 3.312 इन लोगों ने ये ऑप्शन टिक किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके ऑप्शन क्लोजली रिलेटेड ना हो, तो कोई भी मेडिकल वाला बच्चा स्पेशली ये पॉइंट कंसीडर ना करे, सिर्फ सीधी वैल्यू लो। अगर आपको लगता है कि पेपर में 3.312 ऑप्शन देख के समझ आएगा, 3.11 या 3.312 10⁻11 ऐसा कुछ दिया है, then we are not going to do these kind of thing, फिर स्किप नहीं कर सकते, आंसर क्लोज रिलेटेड है। बट अगर 3 वाला ऑप्शन, 5 वाला ऑप्शन, 7 वाला ऑप्शन, फिर सीधा सीधा आप स्किप कर दीजिए हायर डिजिट्स। चलिए जी फटाफट से करते हैं। Which has higher energy, a photon of violet wavelength with 4000 angstrom and photon with red light with wavelength this। क्या पूछ रहा है मुझे नहीं समझ आया, मुझे क्या समझ आया
कि एक तो उसने वॉयलेट लाइट की बात की, जिसको नहीं समझ आता ऐसे तोड़ के लिखे, एक उसने रेड लाइट की बात की। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड की हूँ, तो मैं हमेशा स्टेटमेंट को तोड़ के लिखती हूँ, और मैं हम आपको भी यही सजेस्ट करूंगी। कई बार न्यूमेरिकल डिफिकल्ट आता है या ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी हमेशा छोटी छोटी तोड़ तोड़ के फिर करिए। रेड लाइट और वॉयलेट लाइट की बात की, साथ में उसने ये एक्सप्लेन कर दिया कि वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉन है और इसकी वेवलेंथ कितनी है 7000 एंगस्ट्रॉन। इसको मैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख दूं क्योंकि ये कुछ कंपैरिजन की बात कर रहा है। वो पूछ रहा है कि इसकी एनर्जीज जब हम निकालेंगे कि बताओ E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है, ये पूछ रहा है। तो अगर मैं E1 लिखूं, मैं वॉयलेट लाइट की बात कर रही हूँ E1 की, तो वॉयलेट लाइट का E1 मैं लिख दूंगी hc/λ1 है, और रेड लाइट का मैं लिख देती हूँ E2 दैट इज इक्वल टू hc/λ2। ठीक है, आप लोगों को कंपैरिजन से समझ आ गया होगा कि अगर हमने इसका कंपैरिजन करना है, H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, सो व्हाट विल बी द रेशियो λ2/λ1, so we have to use this expression। चलिए करके देखते हैं। E1/E2 दैट इज इक्वल टू, अब इसको कैसे निकालें, E1 चेक करिए हमारे पास सीधा नहीं निकलेगा इसका, मेरे को लगता है हम सिर्फ एनर्जी बतानी किसकी आई है तो डायरेक्ट वेवलेंथ से बता सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ जी, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आप ऐसा देख लेते हैं कि किसकी ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली किसकी ज्यादा लगती है आपको, तो मैम वॉयलेट है, वॉयलेट लाइट की, बस सीधा ऐसे कर लीजिए। ठीक है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हायर एनर्जी पूछी है, या तो रेशो पूछता या कोई वैल्यू पूछता। हायर एनर्जी के केस में सीधा देख लो कि हमारे पास वेवलेंथ इसकी कम है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे निकाल लो। चलिए उसके बाद है व्हाट इज द रेशो बिटवीन। अब देखिए यहाँ सीधी पूछी थी, अब ये रेशो पूछा है, तो रेशो में मुझे वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, E1/E2 दैट इज इक्वल टू λ2/λ1। दो लैम्डास दिए हैं, एनर्जीज का रेशो पूछ रहा है वो, तो फिर मुझे यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो लैम्डा हमारे पास देखिए व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टू एनर्जीज, वन विद वेवलेंथ दिस वन की कितनी है 6000, दूसरे की एनर्जी बोल रहा है वो 2000, तो मैं क्या करूंगी 2000 डिवाइडेड बाय 6000, इट इज 1/3। रेशियो में E1/E2 इज इक्वल टू 1/3, तो E2 इज इक्वल टू 3E1। दिस इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा चीजों को करने के लिए, एक बार आपको हाथ से करके देखना पड़ेगा तभी पेपर में आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं कर सकते। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का केस। ठीक है, तो वो ट्रांजिशंस के बारे में पूछ सकता है, क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जैसा आपने पढ़ा था उसके बेस पे रिडबर्ग कांस्टेंट के क्वेश्चन, बताइए कर पाओगे ये क्वेश्चन? जस्ट वेट, कर लोगे या नहीं परमजीत, कर लोगे? अच्छा जी ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, ये अपने आप हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा पंगा नहीं है इसका। जस्ट वेट, मैंने कुछ एक दो फॉर्मूलाज और करवाने फिर इसको देखते। चलिए सीधा फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, 1/λ दैट इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट करनी है आपने वेवलेंथ और एनर्जी भी करनी है बाद में, और कैसे कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की गई है फॉर फ्रॉम इनफाइनाइट स्टेशनरी स्टेट टू हाइड्रोजन एटम, मतलब n1 तो 1 है और n2 क्या है इन्फिनिटी। ठीक है, ये बोल रहे हैं।
हमेशा n2 ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि n1 इन्फिनिटी हो। तो ये बोल रहा है कि जो एमिटेड हुई है रेडिएशन वो हमारे पास इन्फिनिटी लेवल से हाइड्रोजन स्टेट पे आया है स्टेशनरी लेवल पे। तो n1 1 है, n2 इन्फिनिटी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 1/λ की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो 1/λ इज इक्वल टू r। कई बार r की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे अगर मैं शॉर्टकट में करूं, ठीक है, अब मेरे को तो अब ऐसी चीजें समझ आई हुई है, अगर मैं इस तरीके से करती हूँ, आर मत यूज करिए क्योंकि मुझे होता है कि मैं कम से कम कैलकुलेशन करूं। तो ये आर के बराबर आ गया। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/r। फिर 1/r की वैल्यू सभी स्टूडेंट खुद से याद कर ले, मैंने ये याद की हुई है, ठीक है। तो मुझे ना इस तरीके से जब मैं इसको, ये गिवन है ये वैल्यू, देखिए आर की वैल्यू ये वाली मैंने याद कर रखा है कि कभी भी ये 1/r आ जाए तो 1/r की वैल्यू 1.9 10 की पावर -8 मीटर के करीब हो जाती है। ये याद कर लो, पेपर में टाइम नहीं होगा। 1/r की वैल्यू अगर ये वैल्यू दी गई है तो चेक करिए, ठीक है, इसका 9.1 आंसर आ जाएगा। और एनर्जी निकालनी है, दैट इज इक्वल टू hc/λ। तो ये निकाल सकते हो, 6/6 दिया है इंटू 10⁻34 दिया है इंटू उसके बाद c क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू यहाँ गिवन दी गई है, ठीक है। तो 3 मान लेते हैं इसको, 3 इंटू 10⁸। लैम्बडा कितना है हमारे पास, ये वैल्यू आई है। तो अगर मैं सारे पॉइंट स्किप कर दूं, देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे, 6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर -8, ऐसे, ठीक है। तो शॉर्टकट में इसका आंसर निकाल लीजिए। तो कितना लगता है आपको, कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग नहीं आना चाहिए, 3 टाइम 9 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 2 पॉइंट समथिंग करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा, है ना। तो 16 से अगर ये माइनस करते हैं तो 18, 10 की पावर -18, कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए। बस ये याद रखिए, 1/r की वैल्यूज याद कर लीजिए कि पेपर में कैलकुलेट ना करनी पड़े, फिर एकदम से आंसर आएगा। चलिए जी, अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा आता है पेपर में, हमारे पेपर में तो नहीं आया, पर अनगिनत बार ही बहुत सारे एंट्रेंसेस में आया है जहां कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये लिख देते हैं। देखिए कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करिए शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑफ द लाइमन सीरीज। तो पहले तो आपको ये याद हो कि लाइमन सीरीज जो है, लाइमन सीरीज में हमारे पास हमेशा n1 क्या है, 1 ही रहता है, ये तो सभी को पता लग गया होगा। अब चीज समझिए, अगर तो वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, ध्यान से सुनिए, लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जो वो बात कर रहा है वो तब होगी अगर आपके पास n2 इन्फिनिटी है, ठीक है। जितना बड़ा n का लेवल होगा तो उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे छोटी आएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन यही कहता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 1/λ लिखूंगी, r 1/1² माइनस 1/λ², ये मेरे पास r की वैल्यू आ गई। तो इस केस में ये चेक करिए कि अगर तो मेरे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की है तो उस टाइम n2 आपने इन्फिनिटी लेनी है किसी भी जगह पे, जरूरी नहीं कि ये लाइमन ही होगा, हो सकता है बाल्मर हो जाए, हो सकता है कोई और सीरीज दे दे। उस टाइम पे n1 तो ये सभी को पता है, लाइमन में n1 1 होता है, अगली में n2 होगा, n1 2 होगा, फिर 3 भी हो सकता है, ये सभी को पता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था। n1 की वैल्यूज तो नोन है, बट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको n2 की वैल्यू इन्फिनिटी लेनी पड़ेगी। अगर मैं ये ले लेती हूँ तो ये निकल गया, तो क्या मैं इसका निकाल पाऊंगी, r की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, लैम्बडा निकालना है, तो क्या आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। अभी सिखाया था कि 1/this होगा तो 9.1 आंसर आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंगस्ट्रॉन की वैल्यू की बात करें, एंगस्ट्रॉन में जैसे इन लोगों ने निकाल रखा है तो ऐसा निकालना है। ये तो हो गया शॉर्टेस्ट। अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं, अब ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब आएगी अगर मेरे पास n1 n2 का ज्यादा डिफरेंस ना हो। n1 तो 1, यस बिल्कुल ठीक है जी, n2 मेरे पास 2 होगा, तो 1/λ इज इक्वल टू r, इट इज 1/1² माइनस 1/2², तो हमारे पास 3/4 r आ गया।
तो 3/4 का मतलब कि जो लैम्डा है वो आ गया 4/3r। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ वेवलेंथ कितनी कम थी, देखिए लैम्डा हमारे पास 1/r था। अगर मैंने ये वैल्यूज चेंज 4/3r डिवाइड में आएगा। हाँ जी ठीक है, ये r डिवाइडेड में, वेरी ये नीचे आएगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया 1/r की वैल्यू तो सभी को पता है कितनी लिखवाई थी, 9.1 10 की पावर -6 के करीब। तो इसको सॉल्व कर लीजिए सीधा और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ आना चाहिए आपका आंसर। जो मैंने कैलकुलेट किया अपनी कॉपी में मैंने इतना किया है, सो काइंडली चेक द आंसर। देख लेना, मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन कर तो दिया था पर मेरे को आंसर का कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट चेक द वैल्यूज, ठीक है। तो 3 ये से 9 कट जाएगा, 4 से 4 आ जाएगा। हाँ, तो देख लेना कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि हमारे पास बस याद रहे कि जब हमने, अब देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि वेवलेंथ निकालो फर्स्ट लाइन की एंड द सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सीरीज लिमिट का क्या मतलब होता है, जब हमारे पास लिमिट कहां तक खत्म होगी, इन्फिनिटी पे जाके। तो इन्फिनिटी तक लिमिट वाली पूछे तो सिर्फ आपने ये चीज देख लेनी है कि वेवलेंथ है जो वो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली n1 1 n2 इंफिनिटी, ठीक है। ये चीज अगर शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट का पूछा जाए तो शॉर्टेस्ट में हमारे पास n2 इंफिनिटी होता है, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, और लॉन्गेस्ट में हमारे पास दोनों वैल्यूज क्लोज क्लोज होगी। ये चीज है, ये समझ आ गया आपको? अच्छा जी, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं कब से आपको समझा रही थी कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी दी हुई है, देखना। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था, जो भी एनर्जी आपके पास दी गई है उसकी एनर्जी का साइन डिफरेंट कर दीजिए। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल कितनी दी है, यहाँ प्लस का 13.6 दिया गया है, तो एनर्जी यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं कैसे लिखूंगी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू, ये सभी को पता है 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ये 1 हो जाती है वैल्यू, तो -13.6 हो जाता है अगर हम फर्स्ट की बात करें। ये क्लियर है सभी को? एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ये हमने किया था। अगर मैं लिखूं एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव, वो कितनी होगी बताइए। यहाँ फर्स्ट की ही निकालनी है बट हीलियम के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13.6 इंटू 4 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी बताइए हीलियम पॉजिटिव की? क्या बोला था, जो भी एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी निकलेगी, ये टोटल एनर्जी, उसका साइन चेंज करना है, जो भी आपको दिया जाएगा उसका साइन कर दीजिए चेंज। तो इट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। सेम वे में क्या आप लिथियम की टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, और उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की ही निकालनी है हमने, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट गिन रहा है और कुछ भी नहीं लिखा इसमें। 13.6 वैल्यू से हमें ये पता चला कि ये हाइड्रोजन की फर्स्ट की बात कर रहा है, तो और इनका भी हमें फर्स्ट ही देखना पड़ेगा फिर। तो लिथियम का निकालिए कितना होगा, 13.6 इंटू 3 होता है ये, तो किससे मल्टीप्लाई करके मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 122.4, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस का 122.4। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जो सीधा सीधा जब करेंगे तभी आएगा। ऐसा अगर आप सोचते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के पेपर कर लेंगे, वो नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन तो कभी भी नहीं होते, क्योंकि ये कभी भी अंदाजा पेपर में हमारी बुक्स में नहीं दिया जाता, तो इसको करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब ये देखिए कितना अलग क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे एंट्रेंसेस में आया है। व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट हैज एनर्जी दिस वन। अब ये पूछ रहा है कि डीजेनरेसी निकालिए, एनर्जी हमें दी गई है इतनी, ये दिया है। अब ये 9 कहां से आया, 9 तब आएगा ना जब हमारे पास n² होगा, तभी 9 आएगा, ठीक है। ये क्या है, लेवल है, n1 n2 n3, ये हमारे पास, इसका मतलब है कि मेरे पास n निकल आया, यहाँ से n कितना निकला, 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं 3s ऑर्बिटल लिखूं, 3 से मुझे क्या समझ आ रहा है, n है मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो 3s भी हो सकता है,
वो 3p भी हो सकता है, वो 3d भी हो सकता है, 3f तो होता नहीं है। जो भी वैल्यू आपके पास निकले, डीजेनरेसी का मतलब है उसके साथ s p d f सब कुछ लगा दो। s में l की वैल्यू 0 होगी, सभी को पता है। कैसे याद करते हैं l की वैल्यू? s p d f 0 1 2 3, तो l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। यहाँ l की वैल्यू 1 होती है, यहाँ l की वैल्यू कितनी है? 2 होगी। ठीक है, अगर l की वैल्यू यहाँ 0 है, m की वैल्यू क्या होगी? -l2 प्लस l। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो गए। यहाँ m की वैल्यू -l2 प्लस l, -1 0 प्लस 1। यहाँ m की वैल्यू +2 प्लस 1 0 -1 -2, ये वैल्यू। अब जितनी m की वैल्यूज आई, कितनी वैल्यू आई? एक वैल्यू, 2 3 4 5 6 7 8 9। डीजेनरेसी सारे स्टूडेंट नोट करें, ये बुक्स में नहीं है। अब आपको समझ आता है कि पेपर क्यों नहीं क्लियर होता? पेपर इसलिए नहीं क्लियर होता क्योंकि आप बीएससी पढ़ लें, एमएससी पढ़ लें, ये चीजें नहीं दी होती हमारे। ठीक है, ना ही +1 2 की बुक्स में सीधा सीधा ये चीजें दी होती हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें अलग से देखनी पड़ती हैं जहां से पता चले कि पेपर कहाँ से आता है। तो देखिए, डीजेनरेसी के लिए सारे स्टूडेंट याद रखें, ये होता है कि कितनी वैल्यूज m की है हमारे पास प्रेजेंट है। तो जितना n निकलेगा उसके साथ s p d f लगा दीजिए, फिर m की वैल्यू निकालिए, m की वैल्यूज का टोटल कर लीजिए। यहाँ डीजेनरेसी कितनी आ गई? 9 स्टेट्स की। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है हमारे पास लेक्चरर के पेपर में। लेक्चरर का लेवल ऐसे ही रहता है, मास्टर कैडर में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेक्चरर में ऐसे गंदे मंदे क्वेश्चन आते हैं। बट ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए, तो इसलिए ये करवाना जरूरी था। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन। वीडियो में बताया था कि डीजेनरेसी का फॉर्मूला एम स्क्वायर होता है, तो इसमें सीधा वो नहीं चूज कर सकते हैं? बिल्कुल वो भी कर सकते हैं जी, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे मतलब ये मैंने करवा दिया, वो पहले वहां करवा रखा है, तो मुझे था कि चलो एक बार डिटेल बता देती हूँ। एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव, सॉरी हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव। ये कुछ केस दिए गए हैं और पूछ रहा है कि जी बताओ एनर्जी कौन सी किसके इक्वल है। तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? बताइए, हो जाएगा या नहीं? देखिए, हमें ये पता है एनर्जी अगर मैं हाइड्रोजन एटम की निकालूं, वो बराबर होती है 13.6 इंटू किसके बराबर? Z²/n² के इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ये एनर्जी हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो -13.6 करके देखते हैं। आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना कि मेरी कहीं गलत ना हो। Z मेरे पास 1 रहेगा, 1², n की वैल्यू सेकंड है तो स्क्वायर कर लीजिए 4, तो ये आ गया 13.6 डिवाइडेड बाय 4 फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, चलिए ये तो निकाल लिया। अब ए की वैल्यू की बात करते हैं हीलियम पॉजिटिव के लिए। एनर्जी निकालिए हीलियम पॉजिटिव के लिए, दैट इज इक्वल टू -13.6। Z² कितना होगा इसके लिए? हीलियम के लिए बताओ। 4। ठीक है जी, तो 4 का स्क्वायर करो, ये 4 आ गया। नहीं नहीं, मैं डिवाइड में 16 आ जाएगा। ठीक है जी, नीचे क्या लिखे? फोर्थ ऑर्बिटल 16। तो जी निकालो इसको, 13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम फॉर हीलियम एटम। तो पहला ही ऑप्शन मैंने किया था, देखिए ये दोनों आपस में मैच कर रही है ना वैल्यूज, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो अगर आपने इसका निकालना है तो सेम वैल्यू निकालेंगे, लिथियम 2 पॉजिटिव की -13.6, Z का क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आपको पेपर में दिया जा सकता है। चलिए ये देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन इन सच अ वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम x to x/4। कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है एटम में, उसने कोई ट्रांजिशन की कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले x थी, वो बाद में x/4 हो गई।
तो बताओ जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछ सकता है कुछ भी पेपर में। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के साथ माइनस के साइन में अटैच थी और 2 के मल्टीपल में। तो पोटेंशियल एनर्जी -2 ke होता है अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज फ्रॉम, कैसे चेंज होगी बताइए। काइनेटिक एनर्जी तो पहले वाली थी x, बाद में चेंज हो गई कितनी x/4। पोटेंशियल एनर्जी पहली कितनी होगी -2x और पोटेंशियल एनर्जी सेकंड वाली कितनी होगी -2x/4। तो कितना चेंज हुआ -2x से ये चेंज आ गया 2x/4। ठीक है, तो चेंज निकालना है -2x/4 फाइनल था, उसको माइनस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, इट इज x/2। ठीक है, -x/2 प्लस का आ जाएगा 2x, तो मेरे हिसाब से ये 3x/2 हो गया भाई, एक बार चेक कर लो। ठीक है, 3x/2 है। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है जी, कर लोगे। यहां से आपको क्या अंदाजा हुआ इतने क्वेश्चनों से कि एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने में सिंपल है, क्वेश्चन के नंबर तब आएंगे जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मैं डिनर के बाद आपको ये फाइल तो सेंड करूंगी सभी को व्हाट्सएप पे, सारे क्वेश्चंस वाली। आपको एक पीडीएफ दूंगी जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व स्टेट में होंगे। ठीक है, जैसे पहले प्रोवाइड करती थी ऑर्गेनिक की, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, तो उसको आप फोटो स्टेट करवा लेना। बट मुझे उससे ज्यादा जो मैं अपनी सेंड करूंगी उस पर ज्यादा विश्वास है, क्योंकि उसमें से पेपर आएगा। ठीक है, तो वो आपने करनी है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैंने शायद क्वेश्चन आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए थे या नहीं किए थे, मेन पीडीएफ वाले कर दिए थे मैंने सेंड या नहीं? हाँ जी मैम कर दिए थे आज। ठीक है, तो इस तरीके के जितने न्यूमेरिकल हैं वो आपने करने हैं। आप देखिए बहुत सारे पढ़े हैं अभी, देखो बहुत सारे हैं, मैंने इतने सारे लिखे थे भी, आज ही कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ना रात को सॉल्व करके इसकी वीडियो बाकी की सेकंड पार्ट यहीं पे अपलोड कर दूंगी। आपको नोटिफिकेशन आएगी कि मैडम क्लास में लाइव है, आना चाहते हुए तो आ जाना, नहीं आना अपना काम करना, कल वीडियो देख लेना। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप सारे कंफर्टेबल हैं इस तरीके से पढ़ने में, बता दीजिए मुझे। हाँ जी मैम, रिकॉर्डेड में जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही है मैम। रिकॉर्डेड में एक मिनट रुकिए।